गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लेसन नंबर 6 नागरिकता पढ़ रहे थे। तो कल हम नागरिकता के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। आज हम सार्वभौमिक नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं आशा करता हूँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, सार्वभौमिक नागरिकता क्या होती है तो इसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। जब हम शरणार्थियों या अवैध अप्रवासियों के बारे में सोचते हैं तो मन में अनेक छवियाँ उभरती हैं। उसमें एशिया या अफ्रीका के ऐसे लोगों की छवि हो सकती है जिन्होंने यूरोप या अमेरिका में चोरी छिपे घुसने के लिए दलाल को पैसे का भुगतान किया हो। इसमें जोखिम बहुत है, लेकिन वे प्रयास में तत्पर दिखते हैं। अर्थात जो प्रवासी प्रवास करते हैं एक देश से दूसरे देश में, जैसे हमारे देश में बांग्लादेशी आए, नेपाली आए, तो यहीं आकर उन्होंने अपनी नागरिकता जो ले ली चोरी छुपे आकर, दलालों के माध्यम से अपने वोटर कार्ड भी बना लिए, यहाँ आकर इलेक्शन भी जो उन्होंने लड़ लिए। एक अन्य छवि युद्ध या काल में विस्थापित लोगों की हो सकती है। इस तरह की छवियाँ अक्सर टेलीविज़न पर दिखाई जाती हैं। सूडान के डरफर क्षेत्र के शरणार्थी, फिलिस्तीनी, बर्मी या बांग्लादेशी शरणार्थी जैसे कई उदाहरण हैं। ये सभी ऐसे लोग हैं जो अपने ही देश या पड़ोसी देश में शरणार्थी बनने के लिए मजबूर किए गए हैं। हम अक्सर मान लेते हैं किसी देश की पूर्ण सदस्य उन सबको उपलब्ध होनी चाहिए जो सामान्यतः उस देश में रहते हैं और काम करते हैं या जो नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं। अनेक देश वैश्विक और समावेशी नागरिकता का समर्थन करते हैं, लेकिन नागरिकता देने की शर्त भी निर्धारित करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं एक देश में अपना बिजनेस करते हैं, अपनी जॉब करते हैं और वहीं के बनकर रह जाते हैं। अर्थात वो अपनी नागरिकता के लिए उस देश में अप्लाई करते हैं और गवर्नमेंट उस व्यक्ति की बैकग्राउंड को देखते हुए उसको नागरिकता प्रदान कर देती है। हर व्यक्ति को नागरिकता प्रदान नहीं की जाती है, इसकी भी कुछ शर्तें होती हैं। ये शर्तें आमतौर पर देश के संविधान और कानूनों में लिखी होती हैं। अवांछित आगंतुकों को नागरिकता से बाहर रखने के लिए राज्य सत्ताएं ताकत का प्रयोग करती हैं। हालांकि प्रतिबंध, दीवार और बाड़ लगाने के बावजूद आज भी दुनिया में बड़े पैमाने पर लोगों का देशांतर होता है। अर्थात एक देश से दूसरे देश में लोग जाते हैं। युद्ध, उत्पीड़न, अकाल या अन्य कारणों से लोग विस्थापित होते हैं। अगर कोई देश उन्हें स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होता है और वे घर नहीं लौट सकते तो वो राज्य विहीन या शरणार्थी हो जाते हैं। अर्थात वो न तो वो देश उसको मानता और न वो जिस देश से वो आए वो मानता, तो वो शरणार्थी के रूप में उस देश में रहते हैं। वे शिविरों में या अवैध प्रवासी के रूप में रहने के लिए मजबूर किए जाते हैं। अक्सर वे कानूनी तौर पर काम नहीं कर सकते या अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते या संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते। समस्या इतनी विकराल है कि संयुक्त राष्ट्र ने शरणार्थियों की जांच करने की मदद के लिए उच्चायुक्त नियुक्त किया हुआ है। नागरिक के रूप में कितने लोगों को अंगीकार किया जा सकता है, कितनों को पहचाना जा सकता है, इस सवाल पर फैसला करना अनेक देशों के लिए कठिन मानवीय और राजनीतिक समस्या बनी हुई है। अनेक देशों में युद्ध या उत्पीड़न से पलायन करने वाले लोगों को अंगीकार करने की नीति है, लेकिन वे भी लोगों की अनियंत्रित भीड़ को स्वीकार करना या सुरक्षा से संदर्भ में देश को जोखिम में डालना नहीं चाहेंगे। भारत उत्पीड़न लोगों को आश्रय उपलब्ध कराने पर गर्व करता है, अर्थात दूसरे लोग जो आते हैं उनको यहाँ जगह देता है। ऐसा भारत ने 1959 में दलाई लामा जो तिब्बत से चलकर आया उनके अनुयायियों के लिए किया, जिसे चाइना जो हमेशा परेशान रहता है कि उनको शरण क्यों दे रखी है, क्योंकि तिब्बत में चाइना है वो अत्याचार करता है, अपनी दादागिरी दिखाता है। भारतीय राष्ट्र की सभी सीमाओं से पड़ोसी देशों के लोगों का प्रवेश हुआ है और यह प्रक्रिया जारी है। इनमें से अनेक लोग वर्षों या पीढ़ियों तक राज्यविहीन व्यक्ति के रूप में पड़े रहते हैं, शिविरों में या अवैध प्रवासी के रूप में। अंततः इनमें से अपेक्षाकृत कुछ को ही नागरिकता प्राप्त होती है। ऐसी समस्याएं लोकतांत्रिक नागरिकता
के उस वादे को चुनौती देती हैं जो यह कहता है कि समकालीन विश्व में सभी लोगों को नागरिक की पहचान और अधिकार उपलब्ध होने चाहिए। अनेक लोग अपनी पसंद के देश की नागरिकता हासिल नहीं कर सकते, उनके लिए अपनी पहचान का विकल्प भी नहीं होता। राज्यहीन लोगों का सवाल आज विश्व के लिए गंभीर समस्या बन गया है। राष्ट्र की सीमाओं अब भी युद्ध या राजनीतिक विवादों के जरिए पुनर्परिभाषित की जा रही हैं, और ऐसे विवादों से घिरे लोगों के लिए इनके परिणाम घातक होते हैं। हमारे देश ने भी बांग्लादेश के साथ जो है सीमा का बंटवारा किया है, क्योंकि वहाँ बॉर्डर पर रहने वाले जो लोग थे वो न तो अपने को इंडियन मान रहे थे, न बांग्लादेशी मान रहे थे। तो दोनों सरकारों ने डिसीजन लेके उनका निर्णय निकाला। वे अपने घर, राजनीतिक पहचान और सुरक्षा गंवाते हैं और देशांतर के लिए मजबूर किए जाते हैं। क्या नागरिकता ऐसे लोगों की समस्या का समाधान बन सकती है? अगर नहीं तो उन्हें आज किस तरह से वैकल्पिक पहचान दी जा सकती है? क्या हमें राष्ट्रीय नागरिकता से अधिक सच्ची विश्वजनीन पहचान को परखना और विकसित करना चाहिए? कभी कभी विश्व नागरिकता की धारणा के लिए सुझाव पेश किए जाते हैं। इससे जुड़ी समस्याओं पर अगले खंड में हम चर्चा करेंगे। अब है विश्व नागरिकता। देखिए, विश्व नागरिकता क्या है? देखिए, इसके बारे में हम देखते हैं कि आज ऐसे विश्व में रहते हैं जो आपस में जुड़ा हुआ है। संचार के इंटरनेट, टेलीविज़न और सेल फोन जैसे नए साधनों ने उनके तरीकों में भारी बदलाव कर दिया है, जिनमें हम अपने विश्व को समझते हैं। पहले विश्व के एक हिस्से की गतिविधियों की खबर अन्य हिस्सों तक पहुंचाने में महीने लग जाते थे, लेकिन संचार के नए आविष्कार ने विभिन्न हिस्सों की हलचलों को हमारे तत्काल संपर्क के दायरे में ला दिया। अर्थात अब कोई भी देश दूसरे देश से दूर नहीं है। हम अपने टेलीविज़न के पर्दे पर विनाश और युद्धों को होते देख सकते हैं। इससे विश्व के विभिन्न देशों के लोगों को साझे सरोकार और सहानुभूति विकसित होने में मदद मिली है। तो स्टूडेंट, कुछ हम करके भी सीखेंगे। भारत में अभी रह रहे कुछ राज्यहीन लोगों की सूची बनाओ, उनमें से किसी पर एक टिप्पणी लिखिए। तो स्टूडेंट, आज हम इतने करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप ध्यानपूर्वक इसको सुने। थैंक यू।